तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर। हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर 2018 समाज कार्य के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। तो मैं आप लोगों के लिए लगभग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यानी 3 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ और हर एक ऑप्शन के बारे में एक व्याख्या करते हुए आप लोगों का नोट्स भी बनवा रहा हूँ। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, है ना। पार्ट 3 है ये आज का कि पार्ट 4 है, कौन सा बताए, कौन सा पार्ट है ये? अच्छा, पार्ट 4 है आज, ठीक है। तो आज पार्ट 4 पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न आप लोगों को हर बार यूजीसी में एक प्रश्न आता है, यहाँ से एक प्रश्न नहीं, लगभग आप लोगों को जो है 10 प्रश्न मिलेंगे और 2 गद्यांश आते हैं, है ना। तो आपको मैं बताऊंगा इस गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है ना। उस ट्रिक को फॉलो करना है पहली तो, फिर उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना है और जस्ट प्रश्न पढ़ने के बाद आपको उसके ऑप्शन पढ़ने हैं और ऑप्शन के जस्ट बाद आपको क्या करना है, गद्यांश में जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन करते हुए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना, फिर प्रश्नों के उत्तर पर जाना है। पहले आप गद्यांश पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय बर्बाद होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ, पहला प्रश्न पढ़ता हूँ आज का। और अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न पर, तो ये 109 नंबर का है। समाज व्यक्ति क्यों असहिष्णु बन रहा है? तो पहले मैंने कहा है ट्रिक का प्रयोग करना है। तो ट्रिक का अगर हम लोग प्रयोग करें तो देखिए, मीडिया की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं और लोग अपने निहित स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। लोग अपने संकीर्ण परिप्रेक्ष्यों को ऊर्जा देने के लिए वांछित क्षेत्र को लक्षित करने हेतु व्यवस्था में खामियां की खोज कर रहे हैं। यही ऑप्शन सही है। लोग अपने मनोभाव को निर्देशित कर रहे हैं। एक तो बताओ, यहाँ पे ट्रिक में 2 चीज़ें मुझे मिली है। एक तो सबसे लंबा मिला है भाई, मतलब सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड को मैंने माना। ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। दूसरा, इसमें मैंने देखा है कि जो लक्षित क्षेत्रक है, जहाँ लक्ष्य वगैरह आते हैं, वांछित लक्ष्य, जहाँ पे वांछित क्षेत्रक की लक्षित जो क्रिया हो रही है ये, और प्लस में जहाँ हम बात करते हैं खोज का, अन्वेषण का, तो वो ऑप्शन आपका इन तीनों ऑप्शनों से बेटर लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चुनाव करेंगे। अब हमारे पास समय है अभी, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि 4 ऑप्शनों को आपको ध्यान रखना होगा कि मीडिया की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और प्रश्न था आपके सामने कि समाज व्यक्ति क्यों असहिष्णु बन रहा है। तो देखिए, समाज में जो असहिष्णुता व्याप्त है वो व्यक्तियों के बीच में सरोकार करने वाले मुद्दों पर असहिष्णुता की बड़ी युक्तियाँ हैं। तो इसमें देखिए, प्रतीत होता है कि लोग इतने असहिष्णु हो गए हैं कि व्यवस्था की खामियां को खोजते ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वांछित क्षेत्रक को लेकर संकीर्ण परिप्रेक्ष्य को ऊर्जा देने में लक्षित कर सकता है। तो बताइए, क्या ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा सही? बोलिए। जब ऑप्शन नंबर सी है तो सी को ही मारेंगे हम। तो ऐसे आप लगाइएगा। चलिए, अब इस बार आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। प्रश्न नंबर आपका 110 है। बताइए, आप लोग तुच्छ मुद्दे किस प्रकार सर्वव्यापी बन जाते हैं? जरा आप ट्रिक लगा के बताइए, ट्रिक बताइए, बोलिए ट्रिक। अब ट्रिक में क्या पढ़ना है? बी। ओके, बी। आपको बता दूं, एक ही बच्चा केवल बताया भाई बी, और वही सही जवाब है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास थोड़ा सा समय है, अब इस तरीके से देख भी लेंगे कि विध्वंसात्मक मुद्दे अधिक ध्यान आकृष्ट करते हैं। विध्वंस मुद्दे अधिक ध्यान आकृष्ट करते हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन तुच्छ मुद्दे की बात हो रही है। तो जब तुच्छ मुद्दा है तो अधिक ध्यान केंद्रित कहाँ होगा? ये तो गलत हो गया है इस हिसाब से। सामाजिक मीडिया सक्रिय होती है, ये बात तो सही है, इसको छोड़ देते हैं अभी। लोग विज्ञापन के माध्यम से अधिकतम समर्थन जुटाने की विशेष रुचि लेते हैं। लोग विज्ञापन के माध्यम से, गलत, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि या तो आप कभी होगा या तो थर्ड होगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि सामाजिक मीडिया को सक्रिय के रूप में आप ना लें, इसको आप काट दीजिए। आप यहाँ पर बी का चुनाव कर लीजिए, बी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। परंतु हम देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास समय है तो हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, चलिए आ जाइए।
तो देखिए जरा एक बार आप सभी लोग, किसी ऑप्शन में मिल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि तुच्छ मुद्दों के प्रति भारतीयों की धर्मांधता को दर्शाते हुए प्रकृति सर्वव्याप्त होने की होती है तथा शीघ्र उसके भयानक परिणाम निकलते हैं। हमारा समाज जो है असहिष्णु के लिए एक खेल का मैदान बन गया है, जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को नापसंद करता है और उसके बारे में खूब शोर मचाता है भाई। तो यही आपके जो ऑप्शन में यहाँ तक की बातें कही जा रही हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तुच्छ मुद्दे किस प्रकार के व्याप्त हो रहे हैं, जहाँ पे समान मानसिकता के लोग, है ना, अगर हम बात करें, एक साथ हो जाते हैं और तुच्छ मुद्दे में आ जाते हैं, तो उसका परिणाम स्वरूप भारी विरोध प्रदर्शन होने लगता है। मैंने ट्रिक भी बताया था कि भाई एक तो बहुत बड़ा दिख रहा था वो हो जाएगा, एक मिनट, या तो वो हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें, ये क्या हो गया, और अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात आपके सामने मिलता है प्रदर्शन। देखिए यहाँ पे प्रदर्शन जो शब्द मिलता है वो बेसिकली परिणाम भारी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ पे प्रदर्शन वाला जो शब्द मिलता है ये भी ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो ये हमेशा मैंने बताया सत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 111 नंबर का, क्या असहिष्णुता की संख्या का कोई विकल्प नहीं है? जरा मुझे बताइए आप लोग ट्रिक लगाकर जल्दी। ऑप्शन बी बी होगा। अब देखिए जरा, मैंने आपको बोला है हमेशा शब्द को काट दीजिए, और खासकर गद्यांश में तो कभी हमेशा सत्य नहीं होता, इसको तो मैं बोलता हूँ 99% आपका सही होता है, ये केवल हमेशा तो हमेशा यहाँ पे गलत ही होता है। और फिर बात करता हुआ समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग तो ये हमें स्पष्ट हो जाएगा। इसे विजातीय समाजों को रोकना कठिन होता है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। विजातीय समाजों को रोकना कठिन नहीं होता भाई, ये गलत हो जाएगा आपका, या तो बी या तो थर्ड। लेकिन अगर हम बी की बात करते हैं, हाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाओं के बारे में जानना चाहिए और उसे लागने से बचना चाहिए, यही बात तो पॉजिटिव लग रही है, तो इसलिए आप इसको जो है ट्रिक के माध्यम से और बड़ा होने के नाते आप लोगों ने यहाँ पे ट्रिक लगा दिया बी को, बी ही आपका सही हो गया। चलिए समय है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। समझ में आ रहा है ना गद्यांश? ऐसे ढूंढ लोगे ना आप लोग अब एग्जाम में? हाँ, तो देखिए जरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या असहिष्णुता की जो समस्या का कोई विकल्प नहीं है? किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? क्या हम थर्ड पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई विकल्प नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाएं जानने और उन्हें लागने से बचाने की आवश्यकता होती है? क्या ये बात सही लग रही है ना? तो बताइए जरा, बी को लगाइएगा सही तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी वाला ही आपका सही हो जाएगा भाई। जितने बच्चों ने बी के जवाब दिया वही सही है। अब चलिए आगे बढ़िए जरा, यहाँ पर बताइए कि असहिष्णुता के दृष्टि किसी समाज पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा आ गया बताइए जरा, 112 लगाइए जरा सवाल, डी। चलिए अब थोड़ा सा ट्रिक हम प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने जो प्रयोग किया होगा वही बता रहा हूँ। एक तो पहला आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सबसे बड़ा है इसलिए आपने इसको चुनाव कर लिया, चलो ठीक है। मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या असहिष्णुता की दृष्टि से समाज को नियंत्रण में? बिल्कुल निभाती है, लेकिन अभी आप गद्यांश पढ़ेंगे तो स्पष्टीकरण हमें मिलेगा। सरकार पहल करती है क्या असहिष्णुता की दृष्टि में समाज को नियंत्रित करने में? तो सरकार की भूमिका भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक नेता या काम कर सकते हैं, गलत जवाब है ना। तो ये तो आपका या तो ए बी, एक पहला दूसरा चौथा हो सकता है, परंतु पहला दूसरा को आप अभी इसको छोड़िए, अहम 4 को देखते हैं और पढ़ेंगे यहाँ पे असहिष्णुता की दृष्टि से समाज पर नियंत्रण रखना चाहिए। गद्यांश क्या बोल रहा है आपको? जो गद्यांश बोलता है वो करना होता है हमें यहाँ पर। तो जरा ढूंढिए, कहीं पर दिख रहा है आपको? बताइए कहाँ दिख रहा है नियंत्रण करने के लिए? बोलिए भाई, मुझे तो दिखाइए, आप लोग भी कुछ थोड़ा सा पढ़िए। ये लिखा ना नीचे, समाजों में स्वयं को सुधारने वाला तंत्र विद्यमान है और मीडिया जब भी सीमा पार कर सकती है, नीचे से सेकंड लाइन। अच्छा अच्छा, नीचे से सेकंड लाइन आपने बताया है। इस वाला पैराग्राफ है ना सर, उसमें नीचे वाली लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, चल देख लेते हैं। असहिष्णुता की दृष्टि से समाज को नियंत्रण रखता है, तो समाज स्वयं को सुधारना और विद्यमान रखना नियंत्रण में सहायता देता है। तो आप यहाँ पर बता रहे हैं ये वाली लाइन कि समाज में स्वयं को सुधारने का नियंत्रण विद्यमान होता है और मीडिया जब भी सीमा पार कर जाती है तो वह शीघ्र ही अपने लिए सीमा खोज लेती है। तो ये प्रश्न का जवाब यही सही माना जाएगा कि जो स्वयं में समाज को सुधारने के लिए तंत्र विद्यमान हो रहा है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो शायद यही आपको मिल भी रहा है
कि समाज में स्वयं सुधारने वाला तंत्र विद्यमान है जो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, भाई ऐसे कहना इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसने कहा है कि और मीडिया जब भी सीमा पार कर जाती है, तो यहाँ पर मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, तब तो पार कर जाएगी तो शीघ्र उसके लिए सीमा खोजती है, और ये समाज में स्वयं सुधारने का तंत्र विद्यमान है, तो इसलिए आपका ये कट जाएगा। सरकार पहल करती तो सरकार की कोई बातें नहीं की जा रही है। हाँ भाई, ऊपर की अगर हम बात करते हैं युक्ति संगत और उत्तरदायित्व तो क्या है, तो वहाँ पर निर्णय सरकार पर छोड़ना मीडिया के निर्णय के लिए प्राधिकारियों का निर्णय को प्रतिस्थापित कर देता है, तो वो सही था, परंतु यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये शायद लास्ट प्रश्न है गद्यांश का। असहिष्णुता को रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, जरा लगाइए आप लोग ट्रिक। ए ऑप्शन, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। तो देखिए जरा, सख्त कानूनों का पालना करने के लिए आवश्यकता है क्या, प्रशासनिक उपाय, देखिए ये तो गलत हो जाएगा। सख्त कानून का पालना करने की, तो भाई जहाँ सख्त बात होती है यूजीसी में ना, वो गलत होता है हमेशा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करता है प्रशासनिक उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है क्या, देखते हैं ऑप्शन में। आचार और नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या, देखते हैं, परंतु प्रश्न के आधार पर देखेंगे। असहिष्णुता को रोकने के लिए नैतिकता और आचार महत्वपूर्ण होगा क्या। देखिए आचार्य में तो भाई आचार संहिता में बेसिकली क्या होता है, एथिक्स वगैरह क्या करता है, बाध्य नहीं करता, इसलिए जब बाध्य नहीं होता भाई, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते, इसलिए इसको हम काट देंगे। प्रशासनिक उपाय को ध्यान में रखेंगे। तो जरा ऑप्शन को देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है गद्यांश में। गद्यांश देखेंगे हम लोग, गद्यांश का लास्ट पैराग्राफ में शायद मिल सकता है आप लोगों को। देखिए क्रम में होता भी कभी कभी ये अपवाद हो जाता है कि आपका लास्ट वाला क्वेश्चन पहला पैराग्राफ में मिल जाए, तो ये अपवाद में हो जाता है, परंतु आप लोग ढूंढने का कोशिश करना क्रम से ही, यूजीसी क्रम का ही फॉलो करता है। तो हम हर बार असहिष्णुता को जो है सम्मुख घुटने टेक देते हैं और सहिष्णुता होने की अपनी परंपरा विश्वासघात करते हैं, और यह सभ्यता के रूप में हम अपना सम्मान कम कर रहे होते हैं। तो समय आ गया है जब हम नींद से जागे और भारतीय समाज की असहिष्णुता, पूर्वाग्रह और कट्टरता को रोकने के लिए कुछ करें, है ना। और प्रश्न में क्या था आपके, कह रहा था क्या, हर बार असहिष्णुता को घुटने टेक देता है ना, हम सभ्यता के रूप में अपना सम्मान कम कर देते हैं, यही बात थी ना। तो ये देखो आपको मिल रहा है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही सही है, ठीक है। आप लोगों ने पहला जवाब दिया है, इसलिए आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये गद्यांश ऐसे करिएगा आप लोग, और समझ भी आएगा आप लोगों को। यही आसान तरीका है आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन गेन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 114 है। समान रूप से आने वाली अंतराल वाली विधि से माध्यिका। अब देखिए माध्यिका में आप दो चीज़ें ज़रूर सोचेंगे आप लोग, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही के बारे में सोचेंगे जब भी हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो माध्यिका को पैमाने मूल्य को माप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या आप ये बात कहना सही मानेंगे कि समान रूप से आने वाली अंतरालों पर जब आप विधियों में प्रयोग करेंगे तो माध्यिका के पैमान मूल्यों को माप के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, अगर आप इसको सही मानते हैं तो भाई फिर ठीक है, चलिए हम भी इसको सही मान लेते हैं। और फिर उसके बाद आपके सामने दूसरा पॉइंट है कि सामान्य वितरण। अभी हम आप लोगों से कल बात करने वाले हैं एनपीसी के बारे में। सामान्य वितरण इसी को बोला जाता है। तो क्या बताइए, माध्य माध्यिका बहुलक समान होता है इस पे? क्या आप जब एनपीसी लगाते हैं तो एक ही पर समान माध्य माध्यिका बहुलक आते हैं एनपीसी में? तो दूसरा भी सही है। क्या आप बताना चाहेंगे, यहाँ पर व्याख्या होगी इस प्रश्न का? दोनों सही है। ओके, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब आया है। प्रश्न को समझिए और अच्छे से करिए। एनपीसी के बारे में ध्यान रखिएगा, कल मैं करवाऊँगा, वहाँ पे पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 115 आ गया, यानी 115 नंबर का प्रश्न है कि समकालीन समाज में भूमिका द्वंद्व अत्यंत सामान्य माना गया है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? 65 आपके सामने, यानी 65 नंबर का प्रश्न होगा आपके सामने, 115 वाला। तो क्या आप कहना उचित समझेंगे? आपको बता दूं मैं, समकालीन समाज में भूमिका द्वंद्व की जो बात होती है, ये बात आप लोगों के लिए सही स्टेटमेंट बताएगी।
ये सही स्टेटमेंट आप लोगों को बताइए। भूमिका द्वंद्व तब होता है जब उसकी नौकरी और स्थिति से संबंधित व्यक्ति पर असंगत मांग रखी जाती है, तब होता है। और वही बात तो ये कहा जा रहा है, तो इसलिए इसको सत्य मानिए ना, क्या ज़रूरत है आपको असत्य में। परंपरागत समाज में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में भूमिका निभाता है, वहाँ भूमिका द्वंद्व सामान्य नहीं होता है। देखिए, भूमिकाओं के बीच में संघर्ष सफलता तक पहुँचाने की मानवीय इच्छाओं के कारण शुरू होता है। और आपको बता दूं कि आधुनिक उच्च वाले देशों में लोग अपनी विभिन्नता स्थितियों में भूमिका के द्वारा मांगी गई कई जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर क्या लगना चाहिए, दूसरा वाला ऑप्शन क्या लगना चाहिए, बताइए। सही होना चाहिए भाई। परंपरागत समाज में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति है सीमित संख्या में भूमिका निभा रहा है, तो भूमिका द्वंद्व सामान्य नहीं होता। तो भाई जाहिर सी बात है, सामान्य कैसे होगा, सामान्य कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी का चुनाव करें, यही आपका सही जवाब है, आपका सत्य है डी वाला ऑप्शन, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किशोरों में मानसिक और शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन होता है। ये बात तो आपको मैं बता दूं, हॉल ने बोला था। किसने बोला था? हॉल। स्टेनले हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था को ही बोल दिया था किशोर अवस्था। तो किशोरों में जो है शारीरिक और शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, ये बात स्टेनले हॉल का है, तो ये बात तो सही है। और तनाव और उग्रता से भरी होती है, तो ये बात देखो स्टेनले हॉल ने साथ परिभाषा भी दिया है। कितने लोगों को मालूम है भाई स्टेनले हॉल के बारे में? हाँ सर। तो बताइए यहाँ पर व्याख्या होगी या नहीं होगी? सर होगी। बिल्कुल होगी। तो जब व्याख्या होगी तो इसलिए ऑप्शन नंबर बताइए आप मुझे। बी होगा। वेरी गुड, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही हैं, आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। ये जो किशोरावस्था है ना, इसकी व्याख्या हो रही है यहाँ पर, उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 117 नंबर का आपके सामने है। आप जरा मुझे बताने की कोशिश करिए सभी लोग कि गरीबी व्यक्ति, परिवार और समुदाय को अपना शिकार बनाती है। क्या कहना उचित समझेंगे आप कि गरीबी जो है व्यक्ति और परिवार और समुदाय को अपना शिकार बना देती है? बिल्कुल। क्या इस बात से सहमत नहीं है? सहमत होना चाहिए आप लोगों को, ये सत्य है। हाँ सत्य है। और फिर अगर मैं कहूँ कि गरीबी जो है प्रायः प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों के आगे अपने को असहाय महसूस करती है, और ये भी बात सत्य है। तो आप जरा बताइए, ये जो प्राकृतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, जो असहाय महसूस करा रही है, क्या ये रीज़न बना सकती है व्यक्ति को, परिवार को, समुदाय को? बिल्कुल। तो बना सकती, तो व्याख्या होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पर व्याख्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। डी में है ना, तो आप 67 का डी लगा दीजिए भाई। क्या दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 117 वाले का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 118 नंबर का आपके सामने। 118 नंबर आपसे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि महिला और बाल विकास नीति को संरचनात्मक विभेद कहा जाता है। ये तो गलत है भैया। कहाँ लिखा है बताइए जरा, किसी को मालूम है? महिला और बाल विकास नीति को संरचनात्मक विभेद कहा जाता है? कहीं नहीं कहा जाता है। नहीं सर, गलत। हाँ, ये तो गलत जवाब है भाई, याद रखिएगा। महिला और बाल विकास नीति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है संरचनात्मक या संरक्षात्मक विभेद, तो ये गलत बोला है। मैं आपको बता दूं महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में थोड़ा सा, तो आपको मालूम होना चाहिए 1985 में इसकी स्थापना हुई। महिला और बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक भाग लिया गया। तो आप यहाँ पर ये कहते तो ठीक था, मानव संसाधन विकास में भूमिका निभाती है, तो मैं इस बात से कहता कि भाई ये सही मानते, परंतु संरचनात्मक विभेद गलत जवाब। आगे बढ़िए, या केवल महिलाओं के लिए है, ये तो गलत जवाब। बताइए जरा, मैंने बताया अभी आपको प्रश्न में कह रहा है बाल है, तो बच्चे को क्यों छोड़ दिया आपने? बच्चों को तो छोड़ना गलत हो जाएगा। क्या चीज़? अरे भाई उसका नाम दिया गया, पहले विभाग था, मंत्रालय जोड़ा गया था। पहले मैंने अभी देखो, मैंने पहले क्या नाम रखा गया था, उसका विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग था। इसका जो आप कह रहे हो 30 जनवरी
2006 को 2006। वो नाम परिवर्तित हुआ तो उसके जगह विभाग की जगह मंत्रालय जोड़ दिया गया था, वो बात आप बता रहे हैं सर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अच्छा। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर जरा, पाश्चात्य समाजों द्वारा स्थापित किए गए परिवर्तनों में अभिजातीय पूर्वाग्रह था। क्या बात आपके लिए सहमत है? हाँ सर सही है। चलो फिर ठीक है, आप इसको सही कहते हो तो मैं भी सही कह देता हूँ। फिर अभिजात का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कितने, अभिजातीय पूर्वाग्रह, अभिजातीय पूर्वाग्रह मतलब अभिजात को ही बात किया गया यहाँ पर, है ना। तो उच्च कुल में जन्म लेने के योग्य या वे लोग जो संगठन में जिन्हें समान प्रकार से अन्य लोगों की तुलना में सबसे अच्छा या सबसे शक्तिशाली माना गया लोग या समाज को जोड़ा गया अभिजात्य को लेकर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस स्टेटमेंट को आप सही मानिए। ठीक है, कि भाई पाश्चात्य समाज द्वारा स्थापित किए गए परिवर्तन में उच्च जाति पूर्वाग्रह था, है ना, ये था, तो ये सही है आपका। आज भी है, ऐसी बात नहीं, कुछ जगह पर है, कुछ लोग तो जागरूक हो गए, लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे आप लोग ना, तो जो SC ST के कास्ट के लोग होंगे उनके साथ भेदभाव आज भी होता है, शहरों में भी होता है, कुछ लोग करते हैं। बात करते हैं, अभिजातों द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों का साधारण स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये भी तो बात सही है कि अभिजात द्वारा जो है प्रारंभ में किए गए परिवर्तन को साधारण स्तर पर व्यापक रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट कहाँ पे है, ऑप्शन बताइए जरा। सी में है, तो ये वाला आप लगा दीजिए, सी वाले को, क्या दिक्कत है आपको। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे ज़रा देखिए, जो जिसकी हिंदी समझ नहीं आएगी आप पूछ लेना, इंग्लिश बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है मुझे इंग्लिश के लिए। 120 देख लीजिए आप लोग। प्रक्रिया और परिणाम के रूप में सशक्तिकरण का महत्व समाज कार्य अभ्यास में तेजी से बढ़ रहा है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? समाज कार्य दर्शन में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो अंग्रेजी में फिलोसफी शब्द से ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिला का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा दर्शन को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस प्रश्न में सशक्तिकरण समाज कार्य दर्शन का अंतर्जात अवयव माना गया है, इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। फिला का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है स्नेह, आप सभी लोग जानते भी होंगे। और सोफिया का जो अर्थ अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन बताएगा सोफिया का अर्थ, बताइए। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमत्ता का तात्पर्य जो बताया गया वो सत्य और ज्ञान से अनवरत खोज की बात की गई, यानी किसी भी विषय विशेष के संदर्भ में सत्य और ज्ञान के निरंतर खोज और इस संबंध से या इस संबंध में प्राप्त तथ्य की वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना ही आपका क्या बन जाएगा, दर्शन बन जाएगा। मैं आपको एक विद्वान का नाम बताना चाहूँगा बिश्नों के बारे में। कितने लोग जानते हो हर्बर्ट बिश्नों के बारे में? इन्होंने 3 मूल्य बताए थे। क्या बताए थे? 3 मूल्य बताए थे समाज कार्य दर्शन में। एक आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान होता है। दूसरी बात इनका कहना यह था कि मानवीय कलेश अवांछनीय है और इसका विरोध करना चाहिए, जहाँ तक संभव है उसे कम करने का प्रयास करें, यह हर्बर्ट बिश्नों ने कहा। तीसरी बात इसने कहा कि समस्त मानव व्यवहार समुदाय के जैविक की अस्तित्व है। समस्त मानव व्यवहार मनुष्य के जैविक की अस्तित्व है और उसके परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध क्रिया का परिणाम है। इसलिए हर्बर्ट बिश्नों का ये अवयव के रूप में जाना गया, अंतर्जात अवयव के रूप में जाना गया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सशक्तिकरण समाज कार्य दर्शन का अंतर्जात अवयव है और अंतर्जात अवयव होने के कारण प्रक्रिया और परिणाम के जो स्वरूप है वो सशक्तिकरण का महत्व और समाज कार्य अभ्यास में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह समाज कार्य व्यवसाय होने के नाते ये क्रिया आपकी सही मानी जाएगी और व्याख्या भी होगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, याद रखिएगा ये प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 121 हमारे सामने आ चुका है और ये प्रश्न आपके सामने है कि समाज कार्य अभ्यास, ये प्रश्न है यूनिट नंबर 10 से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है समाज कार्य अभ्यास में शक्ति परिपेक्ष सेवार्थी, मतलब शक्ति के परिपेक्ष में बात किया जा रहा है समाज कार्य अभ्यास में कि सेवार्थियों की सहायता करने में अधिक सामान्य रोग निदानमुखीकृत, मतलब आप समझिए कि सहायता जब आप सेवार्थी का कर रहे हैं तो अधिक सामान्य रोग निदान
के उपागम के विकल्प के रूप में उभर कर आ रहे हैं। क्या इस बात को कहना उचित रहेगा? जब भी कभी आप किसी सेवार्थी के समस्या का समाधान करेंगे तो उसका रोग का निदान का उपागम लगाते हुए आप उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो ठीक है। फिर वैसी शक्ति परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है कि सेवार्थी की समस्याओं और कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, बात को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, है ना। फिर कहा गया कि सेवार्थी की समस्या और कमियों को ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेवार्थी की क्षमता, प्रतिभा और संसाधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भाई देखिए, प्रश्न तो बजाय की बात भी सत्य आ गया, इसलिए आप इसको सत्य माने, और जब इसका ध्यान रखेंगे तो काम जाहिर सी बात होगी समाज कार्य अभ्यास का, जहाँ पे सेवार्थी को रोग और निदान में भूमिका सहायता मिलेगी। मैं कहूँगा कि व्याख्या भी हो रही है और आप लोग भी व्याख्या कहिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। आपके सामने अभिकथन है कि एक व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता। कैसे भाई? प्रश्न आपके सामने अच्छा है। आप एक व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता बिना उस प्रणाली के संदर्भ के द्वारा जिससे वह संबंधित है। मतलब जो, अगर हम बात करें जो उसकी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। यदि उससे संबंधित है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि वो एक व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता बिना प्रणाली के माध्यम से। अब आप अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं तो आप बता दिए भाई कि आप ये चले जाओ बाबा के पास, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं। प्रोफेशनल सोशल वर्कर नहीं है आप, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल वर्कर यही चीज़ों को फॉलो करता है, प्रणाली का, तो इसलिए ये सही है। सामाजिक प्रणालियाँ मनुष्य के प्रतिक्रिया का रूप का आकार देती है। और प्रणालियों पर चर्चा हो रही है, केवल सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो सिस्टम में जाहिर सी बात है यूज़ तो होगा ही होगा, तो आप इसको भी सही करिए। अब प्रणालियों की व्याख्या हो रही है यहाँ पर, व्यक्ति के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। तो मैं आपसे कहूँगा ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो ए की सही तरीके से स्पष्टीकरण कर दे रहा है। इसलिए ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। डी वाला ही सही जवाब हो जाएगा, है ना। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लीजिए, आगे क्वेश्चन देख लीजिए 123 नंबर का। संघर्ष का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि किस प्रकार शक्ति संरचना और असमानता का लोगों को जीवन पर प्रभाव डालता है। क्या आप कहना उचित समझेंगे इसका? भाई बिल्कुल, संघर्ष का सिद्धांत व्याख्या करता है और वो शक्ति संरचना और असमानता के लोगों के जीवन पर प्रभाव भी डालता है, इसलिए आपका ये जवाब जो होगा वो सत्य होगा। समाज कार्य अभ्यास की बात कर रहा हूँ। फिर देखिए यूनिट नंबर 10 को और 9 को लिया गया प्रश्न है, फिर सोचिएगा थोड़ा सा। कहा है कि समाज कार्य अभ्यास के लिए शक्ति संरचना और असमानता का ज्ञान अनिवार्य है। मतलब ये सोच लीजिए, असमानता का ज्ञान का मतलब ये कि आपको नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव दोनों बातें पता होनी चाहिए। जब दोनों पता होंगी तभी आप किसी सेवार्थी के समाज कार्य स्थल पर या समाज कार्य अभ्यास के दौरान प्रैक्टिस के समय आप उस टेक्निक को फॉलो कर पाएंगे। यदि आपको नेगेटिव नहीं मालूम होगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे? क्रिया विधि नेगेटिव, तो असमानता का ज्ञान का होना अनिवार्य, शक्ति संरचना का अनिवार्य। तो अगर आप असमानता नहीं समझ पा रहे थे तो आप ऐसे भी अगर शक्ति संरचना की बात करें तो ये तो कंपलसरी है ही है, ये तो अनिवार्य है, तो ये तो सत्य है। और शक्ति संरचना की बात ही कर रहा है कि संघर्ष के सिद्धांत में, तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए जहाँ पर व्याख्या होगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तीसरा वाला सही हो जाएगा। जरा बताइए 124 नंबर का प्रश्न आप सबके सामने, सामाजिक अपक्रियाओं का सामाजिक क्रियात्मक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या ये बात सही है? कितने नंबर का सवाल है? 124 नंबर का है ना। तो ज़रा मुझे बताइए क्या ये बात सही लगेगी आपको? अरे भाई बिल्कुल लगेगी। अब क्रियाओं को सामाजिक क्रियात्मकता के प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और विभिन्न व्यवस्थाओं के मध्य अननोन क्रिया से भी अपक्रिया आमंत्रित की जाती है। देखिए एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए, जो अननोन क्रिया है मौखिक बल के रूप में जाना जाता है। ये किसके? मौखिक बल के रूप में जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे अननोन क्रिया के बारे में।
अच्छा, जो सामाजिक अपक्रिया विघटन, अगर हम बात करते हैं, जो ये सामाजिक अपक्रिया लिखा हुआ है, सामाजिक विघटन हो सकता है, सामाजिक विकृति हो सकती है, तो उससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि वह एक ही क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न होती है और परस्पर अर्थात एक दूसरे को कारण के रूप में वर्णित होती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, अननोन क्रिया से ही अपक्रिया को आमंत्रित करती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी है वही सही जवाब है, क्योंकि दोनों सही है, ठीक है। तो 124 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में, और 125 आपके सामने है, कह रहा है कि जन समस्याओं के लिए जन समाधान की आवश्यकता होगी क्या। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, ये तो सही है। फिर आप बताइए, जो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, यानी आप अपने बारे में सोचिए, जो जन समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को गतिमान और संगठित करने की आवश्यकता भी होती है, और ये यही करता है। तो आप जरा देखिए दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर है। अच्छा, ये एक प्रकार से अगर मैं बताऊँ, समस्याओं की व्याख्या हो रही, तो यहाँ पे समस्या की बात की जा रही है सोशल वर्कर के द्वारा, तो व्याख्या भी होगी। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, सी वाला है ना, सी वाले को सही मानिए आप सभी लोग। आगे बढ़िए, 126 लीजिए। कल्याण एक संपूर्ण अवधारणा है, क्या इस बात से सहमत है? होना पड़ेगा आपको, 1 मिनट। क्या? हाँ सही है, कल्याण संपूर्ण अवधारणा है, और यही कल्याण देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि यह अस्तित्व और एक वांछित स्थिति है जिसमें भौतिक, मानसिक, नैतिक और भावनात्मक कल्याण शामिल है। क्या शामिल है ये सब? व्याख्या भी हो रहा है, सही जवाब ऑप्शन नंबर आप सी को लगा दीजिए। कितना सरल प्रश्न आ गया 2019 का, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सरल प्रश्न होना चाहिए। काफ़ी समय से सरल प्रश्न आ रहे हैं, अप्लाई टाइप में प्रश्न आ रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर लीजिए कितना, 127। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा है ये भाई साहब। इंग्लिश देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, ये देखिए इंग्लिश आपके सामने है। अरेंज द स्टेज ऑफ साइको एनालिटिकल थेरेपी की बात की जा रही है, सीक्वेंस ऑर्डर लगाना है आपका, ठीक है। अब इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं अगर आपसे बात बताऊं, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जब आप देते हो, थेरेपी जब आप करते हो, तो आपको बता दूं कि जब सिगमंड फ्रायड ये थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करने के बारे में बताया था, अपने नहीं मतलब सेवार्थी के। तो अचेतन भावनात्मक संघर्ष पर ध्यान देने की बात किया, यहाँ तक कि स्वप्न की व्याख्या भी कर दी, यहाँ तक कि उसने टॉक, अच्छा जानते हो टॉक थेरेपी बेस्ड कौन है? टॉक माने बातचीत वाली थेरेपी, नहीं पता? TALK, टॉक बेस्ड थेरेपी जाना जाता है, इसी का नाम है। नोट कर लीजिएगा, ये भी आप नया नाम देख रहे होंगे, है ना भाई, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉक थेरेपी बेस्ड है ये, है ना, जिसको हम मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो इसका उपयोग बेसिकली एंजाइटी में करते हैं हम लोग, चिंता जहाँ पे होती है। हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? डिप्रेशन में करते हैं, मतलब अवसाद वाले एक्टिविटी पे करते हैं। इमोशनल स्ट्रगल पर बात करते हैं, ट्रॉमा पे बात करते हैं, आइडेंटिटी प्रॉब्लम पर बात करते हैं, सेल्फ इस्टीम इशू पर बात करते हैं, मनोदैहिक विकार पे बात करते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज पे बात करते हैं, आत्म विनाशकारी विकार पे बात करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम पर भी बात करते हैं। तो मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो इनिशियल स्टेजेस है उसको बोला गया है प्रारंभिक चरण बोला गया है, तो ये आपका सबसे पहला ही होना चाहिए, यस। फिर उसके बाद आपका होना चाहिए सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, अंतरण आएगा ना सर, इंटरेक्शन। 1 मिनट, हाँ 1 3 2 4 है इसका ऑप्शन नंबर ए सर। ओके 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 ओके, सुदृढ़ीकरण नहीं, अंतरण, ठीक है। अंतरण कर लिया आपने,
अंतरण के बाद आपकी जो प्रक्रिया हो जाएगी वो सुदृढ़ीकरण की हो जाएगी। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है जहाँ प्रतिस्पर्धी एक दूसरे के साथ विलय करने की बात करते हैं। किसकी? विलय करने की बात करते हैं, इसलिए सुदृढ़ीकरण हो जाएगा आपका पहला, तीसरा, दूसरा, एक मिनट, दूसरा, एक चौथा मैंने लिख दिया, दूसरा, और फिर लास्ट में समाधान हो जाएगा 4। अब ज़रा देखिए, पहला ही था ऑप्शन नंबर 1 3 4, 1 3 2 4, ठीक। ये बताइए एरिक इरेक्शन प्रतिपादित विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। एरिक ये एरिक इरेक्शन का थोड़ी ना है, ये तो फ्रायड का है भाई, गलत जवाब। ये फ्रायड का एरिक इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित विकास का सिद्धांत दिया, उसने 8 स्टेज बात किया है। यह गलत प्रश्न है, ये एक्चुअली ये प्रश्न गलत आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने पकड़ लिया। तो ये प्रश्न गलत है, ये सिगमंड फ्रायड का। अब मैंने यहाँ पे फ्रायड डाल दिया। अब नाम बताइए, चलो फ्रायड बोल दिया। अब क्या सही होना चाहिए फ्रायड का? मौखिक अवस्था कर दीजिए, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था बोला जाएगा, जन्नांगी, एडिपस वाला, ठीक है। एडिपस तो इसी को बोला जाता है ना, इलेक्ट्रा, वही तो है लैंगिक वाला, जहाँ पे एडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई। और हाँ, काम प्रस्तुता काम, ये तो है, यही है, नंबर 3 सही है, नंबर 3 सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न गलत है, फ्रायड का है ये प्रश्न इरेक्शन। हाँ, क्या चीज़? म्यूट हो जाइए अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लिंडेमैन, देखो मैंने इनके बारे में बताया, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया। लिंडेमैन ने 700 में से सामुदायिक परियोजनाओं का जब अध्ययन किया था तो कुल टोटल 10 चरण की बात किया था। कितने? 10 चरणों को। आवश्यकता का चेतना का जागृत करना, मैं लिखवा दूं, पहले नंबर पे आ जाएगा आवश्यकता का चेतना। और बताया भी तो है ना, चेतना का प्रसार। हाँ, बताया है ना। दूसरा आपका प्रसार, हाँ, दूसरा आपका प्रसार आ जाएगा चेतना का। तीसरा आ जाएगा चेतना का प्रक्षेपण, प्रक्षेपण को ही बहिर्वेशन भी बोला जाता है। फिर शीघ्र पूरा करने के लिए भावनात्मक आवेग, भावनात्मक आवेग। पांचवा आपका हो जाएगा पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रस्तुतिकरण, संसाधनों का प्रस्तुतिकरण। संघर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नंबर 6 पे आ जाएगा संघर्ष, समाधान होने संघर्ष। फिर जांच पड़ताल, फिर समस्या का वाद विवाद, ठीक है, फिर एकीकरण, फिर समझौता। कहीं पर मैच किया है इस सब में? ए को मैच किया, अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका क्रम है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 130 कार्यक्रम प्रबंधन की अवस्थाओं का। देखिए भाई, मैंने किसी बच्चे ने जाते जाते मेरे से एक बार पूछा भी था कि सर अवस्था के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें जो लिंडेमैन थे ना, सैंडरसन और पॉल्सन के 7 चरण थे, क्रॉस के 6 चरण थे। याद रखिएगा, लिंडेमैन का जो था वो 10 चरण था। 3 बंदों का नाम याद रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा ज़रा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 आ गया। कार्यक्रम प्रबंधन में विभिन्न तार्किक क्रम लगाइए। ज़रा देखते हैं इंग्लिश थोड़ा सा। अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टेज का, प्रोग्राम मैनेजमेंट का, मॉनिटरिंग हो जाएगी, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर आइडेंटिफाई फेल्ट टीट हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो लास्ट में आएगा ही ना। रिकॉर्डिंग या तो देखिए आपका दूसरा सही होगा या तो आपका तीसरा सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। चलिए देखते हैं, ज़रा देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले तो आइडेंटिफिकेशन करोगे ना भाई, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट फार्मुलेशन, मतलब आप प्लानिंग वगैरह की एक्टिविटी। हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? परियोजना का निर्माण वगैरह तो दे दिया भाई, महसूस कीजिए।
प्रोग्राम हो गया। सर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। अच्छा, इसमें तो निर्माण परिकल्पना का निर्माण दिया भी नहीं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एक निर्माण की बात भी नोट कर सकते हो, इसमें नहीं दिया गया है। निर्माण के करेंगे तभी तो रिकॉर्डिंग होगी ना सर। मूल्यांकन हो जाएगा, मूल्यांकन के बाद सर रिकॉर्डिंग होगा आपका, है ना। चलो बताइए जरा, आप मूल्यांकन है कहीं पर? हाँ ये रहा, मूल्यांकन है आपका। हाँ मूल्यांकन 3 2 1 और लास्ट में 4। 4। देखो 3 2 1 बी तो मिल रहा है, बी तो सही है, बोलते भी नहीं हो आप लोग, बी मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिए आप लोग। ये देखिए, नोर्दैन का नाम आ गया भाई, याद आया समूह की अवस्था का विकास, समूह विकास की अवस्था नहीं याद आया? टकमैन, नोर्दैन, हाँ सर। वही आ गया। देखो ये अवस्था नोर्दैन और करलैंड द्वारा 2001 में बताया गया था। कब? 2001 में। तो नंबर 1 पे समावेश रखिए, समावेश के बाद दिशा निर्धारण कर दीजिए, मतलब अभिमुखीकरण, एक ही स्टेप में था ना सर ये तो इनका। और फिर उसके बाद अनिश्चितता को बता दीजिए, जिसको आप लोग खोज या परीक्षण की बात करते हैं। फिर पारस्परिकता और लक्ष्य की बात कर लीजिए, फिर उसी में सफलता भी आ जाती है ना। फिर उसके बाद विभाजन की बात करिए, पृथक्करण जिसको बोलते हो, फिर समापन कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, यही एक विद्वान था जो 6 स्टेप बताया था, स्टेज। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही सही जवाब है, 2001 का है ना। याद रखिएगा, बेल्स का भी नाम आता है 1950 में, 3 टाइप में आता है, दिशा निर्धारण, मूल्यांकन, निर्णय लेना। टकमैन का 1963 में आता है, 5 आते हैं। क्या क्या आता है? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। कैलिंग का आता है 1972, दिशा निर्धारण, विरोध, समझौता, घनिष्ठता, समापन। ट्रेकर का नाम आता है 1972 में, प्रारंभ आता है, समूह की भावना आती है, मित्रता का विकास होता है, सशक्त समूह होता है, समूह भावना का पतन भी होता है। तो ये सारे नाम हैं, मैंने बता दिया आपको, ये याद रखिएगा। यूजीसी का तैयारी कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा पढ़ना भी आप सबके लिए ज़रूरी है, हर एक चीज़। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए कि संरक्षणकारी श्रमिकों के विधान को सही कालक्रम अनुसार। अब आपको वर्ष मालूम होना चाहिए, अगर वर्ष मालूम होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कामगारों क्षतिपूर्ति एक्ट कब आया था? 1923 में सर। हाँ, मजदूरी भुगतान अधिनियम कब आया था? 48। 1936 में आया था। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोला जाता है इसको। ये 1926। हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट जो आ जाएगा 1948 आ जाएगा। बाल श्रम निषेध अधिनियम की बात करता है तो 1986 की बात आएगी, है ना। क्रम लगाइए जरा एक बार, 23 36 48 86 लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए जरा, आ गया फ्रायड यहाँ पे, देखिए वहाँ इरिक्सन का जगह फ्रायड है, ये देखो सवाल सही आया है, ये सही उत्तर है। वहाँ पे गलत आ गया था, अरे वाह बहुत तेज हो गए भाई अब तो। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जननांगी की जगह अगर हम ओडिपस इलेक्ट्रा लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे सिगमंड फ्रायड वाले में अभी इरेक्शन वाले में मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। एज वगैरह भी पता होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए एज वगैरह भी, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 134 आ गया आपके सामने, सूची 1 सूची 2। ये तो इतना सरल प्रश्न कौन बताएगा, बताइए। सरल प्रश्न है, कौन बताएगा? अपने मन से बताए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सर एक आएगा 2, इतिहास लोगों का ज्ञान। ओके ओके। बी का आएगा 1 आंकड़े, सी का आएगा 4 प्रतिनिधि, डी का 3 आएगा। अच्छा, अपने से आप लोग गलत बता देंगे, मैं पूछूंगा तब आप बताइए जरा। व्यक्ति का अध्ययन किस पे आएगा? इकाई का गहन अध्ययन। इकाई का गहन अध्ययन, ठीक है। डी का 4, ठीक है। प्रतिचयन किस पे आएगा? डी का 3 माना सर, डी का 3। ओके 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 ओके। सी बताइए प्रतिचयन। सी का 4। हाँ,
बी का कोर्स समग्र प्रतिनिधि। ओके 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 सर्वेक्षण आंकड़े। सर्वेक्षण समग्र का। मात्रात्मक आंकड़े। ये किसने बोला है समग्र भी, सर। प्रतिनिधि? ये समग्र प्रतिनिधि का लघु उत्तर किसने बोला है? हाँ नहीं सही बुढ़ेनहार। हाँ बुढ़ेनहार। ठीक ठीक ठीक। सर्वेक्षण मात्रात्मक आंकड़े। आंकड़े और मौखिक, ये वेरी गुड। तो आपने लगाया बी का 1, ए का 2, 2 2 1 4 3 2। अच्छा इस तरीके से दिया गया है। एक का बी, चलो अच्छा बी सही है, मैच कर लेना अच्छे से, बी करेक्ट हो जाएगा। सरल प्रश्न था, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन थे, कई बार आ चुके थे। ये भी देखो कई बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। बताइए, लीडिया रिपोर्टर जो है रेपो कोड क्राइसिस। अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल्याण अधिकार अभ्यास नील बैटमैन। हाँ हाँ नील बैटमैन, ठीक है ठीक है ठीक है। पीटर मार्स। नारीवादी समाज कार्य से। अरे वाह वेरी गुड। नारीवाद। लीना डेनिलली बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके जाइएगा, और लीडिया का नाम नोट करके जाइएगा, ये दोनों का नाम। बाकी दो नाम एक्स्ट्रा जोड़ भी सकता है कोई भी। सर ये लीना डेनिलली ने कुछ भी दिया था ना, यही तो है नारीवादी फैमिली। हाँ चलो ये बताओ जरा, आप मैच करो ऑप्शन को। 1 का 2, बी का 4, यही तो सही है, पहला वाला है ना, पहला वाला ही सही है ना। मैच करती है। हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बताइए जरा, ये प्रश्न सरल। सेरोकिन का नाम बताइए जरा फटाक तुरंत। ओके संरचनात्मक कहाँ से आ जाएगा भाई, चक्री नहीं आएगा, चक्री आएगा भाई। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सेरोकिन ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। हाँ नहीं 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 नहीं, आप 3R है। कर्मकांड और ये कर्मवाद। अरे वो उसका नाम आता है सर, दुर्खिम का नहीं, ये इरेक्शन का नाम आता है, इरिक्शन का नाम आता है 3R। क्या बता रहे सर? हाँ 3R इरेक्शन का नाम आता है, कर्मकांड धर्मकांड। हाँ 3R इरेक्शन का नाम आता है 3R में। 3R में इरेक्शन का नाम आता है। एक 3R आता है वो बेसिकली स्पेशल एजुकेशन से है, उसको रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक बोला जाता है ना, वो स्पेशल एजुकेशन में आता है। कर्मकांड कर्मवाद और सब कुछ है सब यार। हाँ हाँ मैं PDF आपको दे रखा हूँ, उसको देख लेना। एरिक इरेक्शन की PDF खोलना, मुझे याद है एरिक इरेक्शन ने दिया है। चलो डोरेनडॉर्फ को बताओ। कॉन्फ्लिक्ट का बताया। कॉन्फ्लिक्ट, वेरी गुड। जो है स्पेंसर संरचनात्मक प्रकारवाद सबसे पहले यूज किया था। हाँ। नहीं दुर्खिम का विकासात्मक। दुर्खिम का संरचनात्मक प्रकारवाद, यार कैसे कैसे मैच कर रही हो। ब्राउन का होता है ना सर, संरचनात्मक में इसका आएगा। लो समझा समझा के मैं थक गया हूँ आप लोगों को। अब ब्राउन नहीं है यहाँ पे, मैं एक आदमी का नाम थोड़ी है कि एक ही आदमी दे रखा, बस ब्राउन दे रखा, तब कोई नहीं दे रखा है। संरचनावाद प्रकारवाद में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य भूमिका तो दुर्खिम की ही तो है, ब्राउन की थोड़ी ना है। ब्राउन ने कॉन्सेप्ट दे रखा, उसके बारे में बता रखा है, स्टेटमेंट बता रखा है। एक बात आप, द्वंद्वात्मक में मैं कार्ल मार्क्स का भी नाम लेता हूँ, संघर्षवाद में मैं कार्यात्मकता में कार्ल मार्क्स का नाम लेता हूँ। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स नहीं है तो कैसे आपने लगा दिया डोरेनडॉर्फ का? उसने सत्ता की बात किया है द्वंद्वात्मक में। तो ऐसे बोलो, एक व्यक्ति का जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। स्टेटमेंट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, एक विद्वान ने अलग अलग तरीके से कई बातों को बताया अपने विचार के हिसाब से। द्वंद्वात्मक में कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है, ब्राउन का भी नाम आता है, डोरेनडॉर्फ का नाम आता है, मेलिनोवस्की का जो है, एक क्या नाम था, मेलिनोवस्की का नाम आता है, इन सब का नाम आता है द्वंद्वात्मक में। ठीक है, दुर्खिम का नाम संरचनात्मक प्रकारवाद में रहेगा और स्पेंसर का विकासात्मक में रहेगा। इससे मैच करो, देखो ऑप्शन मैच करेगा। अभी 1 का आप 2 को मैच करो, 1 का 2 कहाँ पे है देखिए ज़रा, 1 मिनट।
पहला है। बी का आप मैच करो 3 से, बी का 3 में, बी का 3, बी का 3, बी का 3, पहला आ गया। ऑप्शन ए सर। हाँ देखो मैंने जो मिलाया होगा वही मिला। स्पेंसर को मैंने 4 से किया है, 3 का देखो 4 से है। दुर्खिम को मैंने 1 से रिलेट कराया है, देखो इससे है ना। याद रखिए अगर दुर्खिम नहीं है तो ब्राउन होगा तो ठीक रहेगा। जब दुर्खिम रहेगा तो ब्राउन आएगा ही नहीं, जब ब्राउन होगा तो दुर्खिम नहीं आएगा। जब स्पेंसर हो गया, मेलानोव्स्की होगा, ये नहीं होंगे तो कार्ल मार्क्स आएगा। कार्ल मार्क्स नहीं है तो स्पेंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करो सभी लोग। एक बात कई लोग कह सकते हो, विचार सबके अलग अलग होते हैं। रिसर्च का प्रश्न, शायद ये पहला प्रश्न देख रहा हूँ मैं तो। आप लोगों ने देखा है कोई प्रश्न 2020 में? नो सर। पहला प्रश्न देखो। रिसर्च इतना आप लोगों ने इतना हौगा बना रखा है रिसर्च को ना, कारण क्या है, रिसर्च फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा जानते हो रिसर्च हिला के रख देता है। और वही डर सोशल वर्क में भी लेके चलते हो। उस रिसर्च की यूनिट नंबर 5 की वजह से आप लोग और भी टॉपिक को जो है, और भी यूनिट को आप लोग क्या कर देते हो, उसको स्किप कर देते हो। एक प्रकार से रिसर्च सोशल वर्क में इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ आज 2-3 दिन से रिसर्च, वही चीज़ आप ध्यान रखो बस। ज़्यादा हवा मत बनाओ रिसर्च को सोशल वर्क में। हाँ फर्स्ट पेपर के लिए है भाई, मैं ये नहीं कह रहा, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सही भी है। एप्टीट्यूड है ना और रिसर्च दोनों हिला देने वाले टॉपिक है। देखिए सूचीवन से बताइए, समावेशी। यह क्या है? यह क्या है? ओके ओके ठीक है। प्रयोगात्मक क्यों का जवाब देता है, तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या, क्यों, कैसे, तो कहाँ पर है? अच्छा यहाँ है। बस दो। अच्छा फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव तो उसके बारे में बताएगा ना सर, कैसे है। हाँ स्थिति, मतलब स्थिति का वर्णन कैसे है, या कैसे है, स्थिति वर्णन कर रहा है। ठीक है ठीक है। निदान, निदान के बारे में। हाँ निदान ऑप्शन सी तो। अरे राइट। ऑप्शन सी। अच्छा जी हाँ ठीक है, ऑप्शन सी 1 का 2 का ठीक 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 ठीक। ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए माइनस मार्किंग होता भी नहीं, जो प्रश्न ना समझ में आए ना, एक चीज़ एक कॉमन टॉपिक देख लीजिए, पहले का इससे मैच होता है, दूसरे का पहले से मैच होता है, तीसरे का चौथे से मैच होता है, चौथे का तीसरे से मैच होता है। एक ट्रिक है, मैं ये नहीं कहूँगा फॉलो करना, परंतु जब ना आए तो भाई यही एक रास्ता है, कर लेना, हो सकता है आ जाए। ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बताइए जरा, मोनोगेमी। सिंगल हस्बैंड सिंगल वाइफ सर, ऑप्शन। अच्छा, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से विवाह और उसकी प्रथा, एक ही विवाह, तो यानी एक प्रथा, तो कहाँ पे है? ऑप्शन थर्ड। नहीं ऑप्शन थर्ड में बताइए, यहाँ पर बताइए कौन सा मैच करेगा। थर्ड वाला था सर, हाँ दूसरे वाला। बस यही पूछ रहा था। पॉलीएंड्री किसको मैच करेगा? पॉलीएंड्री मतलब दूसरे ये चौथे के साथ सर, एक पत्नी एक से अधिक पत्नी पॉलीएंड्री ओके कहलाती है। ओके ओके ओके। पॉलीएंड्री मतलब आपने सही बताया, एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह की प्रथा, बहुपति विवाह, आपका सही जवाब। अच्छा, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। सर पत्नी द्वारा पति के भाई के साथ विवाह कहलाते हैं। हाँ बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको बहुरूपिया एक प्रकार से होता है, बहुरूपिया विवाह, जिसमें कई भाई एक पत्नी को साझा करते हैं। और ये बेसिकली सोरल पॉलीगेमी के विपरीत वाला विवाह है। और जो आपको बता रहा हूँ सोरल पॉलीगमी, वो बेसिकली बहुविवाह से, अच्छा ये तो रहा, नीचे तो है सेरोगुलर पॉलीगमी है नीचे है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बहुविवाह का एक रूप में जिसके 2 या अधिक बहनें एक पति या अधिक साझा करते हैं, तो ये आते हैं इसमें। मोस्टली ट्राइबल्स में होता है। हाँ बिल्कुल 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 राइट। तो आप जरा मुझे बताएं, अब ये जो इससे मैच करेगा, नहीं फ्रेटर्नल उससे पॉलीगमी, हाँ दूसरे से, और सोरल जो हो जाएगा पहले से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा मैच किया ऑप्शन? ए। चलो ए वाला करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। ए ही मैच किया है ना? नहीं सर, गलत नहीं। अरे क्या कर रहे हो?
अरे भाई थोड़ा सा तीसरा ऑप्शन। क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। एक से ये एक का 3, बी का 4, बी का 4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थर्ड वाला करेक्ट जवाब मिलेगा, सी वाला। अच्छा याद रखिएगा आप सभी लोग, एक पैट्री लोकल होता है, वर के घर रहना पैट्री लोकल होता है, और एक होता है मैट्री लोकल जो वधू के घर रहना होता है। एक होता है जो है इवेंचुअल लोकल, वो बेसिकली वधू के मामा के घर रहना होता है। एक नियो लोकल होता है जो अपने आवास की व्यवस्था करके रहता है। चलो बताइए जरा, सूची 1 सूची 2, जीवन का चरण विशेषता बताइए। ये रहा इरिक्सन का, ये है ना इरिक्सन का। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। यस चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, 8 अवस्था। शैशवावस्था कहीं लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। जब शैशवावस्था नहीं लिखा है तो विश्वास बनाम अविश्वास। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहीं लिखा हुआ है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहीं नहीं लिखा हुआ, छोड़ दो। खेलावस्था लिखा कहीं? कहीं खेलावस्था लिखा है? नहीं लिखा है, छोड़ दो। यौनावस्था कहीं लिखा हुआ है? यौवनावस्था, जिसमें बताया गया है परिश्रम बनाम हीनता, ये है थर्ड वाला। क्यों भाई थर्ड वाला नहीं है? किशोरावस्था। किशोर, अच्छा 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 तो युवावस्था में आएगा। अच्छा अच्छा किशोरावस्था, हाँ किशोरावस्था की बात करें तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। युवावस्था घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, अधेड़ावस्था जो है प्रजनता बनाम गतिशीलता, और पश्चवर्ती जीवन, हाँ जो है अविकलता वर्सेस भग्नाशा, जिसको मैंने निराशा बोला था ना। हाँ जी सर। हाँ, इसी उत्तर प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा लास्ट का 4 अवस्था लिया इसने, लास्ट का अंतिम का 4 अवस्था, ऊपर के 4 अवस्था छोड़ दिया है। 1 2 3 4 जहाँ पे मिलेगा वही हो जाएगा। ए बी सी डी कौन सा है? सर ऑप्शन सी, हाँ सी करेक्ट हो जाएगा। 140 पे आ जाइए। अच्छा, किसी बच्चे ने मेरे से कहा था कि एक बार कि सर एक्स थ्योरी वाई थ्योरी ये सब पढ़ा देना। मैंने पढ़ाया भी नहीं, बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझा देता हूँ, समझ लीजिए। 2 कारक सिद्धांत। कार्यस्थल में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो नौकरी की संतुष्टि का कारण बनते हैं। जब कारकों का एक अलग सेट असंतोष का कारण बन जाता है तो उसमें से सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेडरिक हैसबर्ग के द्वारा 2 कारक सिद्धांत दिया गया। फ्रेडरिक हैसबर्ग के द्वारा 2 कारक सिद्धांत दिया गया। अब ऑप्शन दिया गया है क्या यहाँ पे? हाँ ये रहा। ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली नौकरी की संतुष्टि का कारण बनता है। वहाँ पे 2 कारक फैक्टर बताए गए, एक सामान्य होता है, एक स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। प्रत्याशा का जो सिद्धांत है यह अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि दीर्घकालिक ब्याज दरों के आधार पर भविष्य को अल्पकालिक ब्याज दरें क्या होगी, ब्याज दरें क्या होगी। तो व्यवहार प्रत्याशित परिणामों का परिणामों से प्रेरित हुआ था। विक्टर ब्रूम ने ये बात कही थी कि प्रत्याशित परिणाम जो होंगे, जो अवलोकित परिणाम होंगे, उससे परिणाम मिलेगा, उस परिणामों से प्रेरित होते हैं व्यक्ति। तो प्रत्याशा की बात किया था उसने। और ये क्या नाम बताया मैंने? विक्टर ब्रूम। थ्योरी एक्स और वाई, बेसिकली ये थ्योरी एक्स और वाई की पहली बार मैक ग्रेगिट ने अपनी पुस्तक में दिया था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में समझाया था कि 2 शैली होती है व्यक्ति के अंदर। एक होती है सत्तावादी, और सत्तावादी को क्या बोला गया? यक्स थ्योरी। सत्तावादी क्या बोला गया? यस थ्योरी। और दूसरा वाई होती है, वाई थ्योरी को क्या बोला गया? सहभागी थ्योरी, या सहभागी सिद्धांत कह सकते हो, सहभागी सिद्धांत। हाँ, तो इनके बारे में बताने वाला जो विद्वान था मैक ग्रेगर था। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की किताब में इसने समझाया था यक्स थ्योरी को सत्तावादी, वाई थ्योरी को सहभागी थ्योरी। तो ये इसका इससे मैच हो जाएगा। जेड थ्योरी जो है मानव संसाधन प्रबंधन में यूज किया जाता है, संगठनात्मक व्यवहार और संचार और संगठनात्मक विकास के लिए किया जाता है। ये
जब प्रबंधन का दृष्टिकोण की बात अगर हम करते हैं तो सन 1943 में एक किताब लिखा, द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। द एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है, ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की किताब 1943 में आई, लिंडन उर्विक ने। क्या नाम था उसका? लिंडन उर्विक। और ये दिया था जेड थ्योरी। ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। 1 2 3 4 फिर आपको क्रम में मैच हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। सर सभी के ईयर भी बता दीजिए। देखिए, हार्जबर्ग का ईयर, ब्रोम का ईयर नहीं हमें जानकारी है, ये एक ईयर आप याद रखें कि वह जेड का है ना। बाकी इसको मैं सर्च करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, आप बस मुझे याद दिला देना, ठीक है, ईयर का। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं प्रबंधन तकनीकी की बात। क्वेश्चन देखो समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 141 हैं, है ना। 4 क्वेश्चन और रहेंगे, 5 आएंगे आपको गद्यांश वाला, वो आप लोग ट्रिक से करके दिखाना मुझे। जरा मुझे बताइए, प्रबंधन तकनीकी और एक तरफ है प्रतिपादक के विद्वान के नाम। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, जो प्रबंधकीय नेतृत्व की पद्धति के रूप में ABO की बात करता है। ABO तो जानते, सॉरी AB नहीं, MBO के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करता है, जहाँ पे राजनीतिक मॉडल की बात करता है। किसकी? राजनीतिक मॉडल की। संगठन के प्रबंधन में सुधार करना जॉर्ज ऑडियॉन के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज ऑडियॉन कहाँ पर हैं? MBO ये। राजनीतिक नियोजन में TOWS मैट्रिक्स की बात की गई। बेसिकली TOWS जो है ये विश्लेषण है, एक प्रकार का क्लासिक व्यापार उपकरण माना जाता है। विभाग या एक टीम की रणनीति के बारे में सोचता है। इसका मतलब होता है टीट्स, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। वेरी गुड, स्ट्रेंथ। और यही वर्ड्स जब हम शॉर्ट में लेते हैं SWOT, तो कुछ इस तरीके से बनता है, ताकत, कमजोरियां, अवसर, खतरों का चर्चा पर चर्चा, इस तरीके से होता है। और इसने इसका विश्लेषण किया हाइंज जो है, हाइंज बिरीच ने किया था। हाइंज बिरीच, ये इससे मैच हो जाएगा। डेल्फी एक प्रविधि है, डेल्फी एक प्रविधि है, और डेल्फी जो प्रविधि है यह एक संचरित संचार तकनीकी की विधि है, जहाँ पे व्यवस्थित और जो है संवादात्मक और पूर्वानुमान चिन्हित के रूप में होता है। और ये ओलाफ हेल्मर द्वारा दिया गया था। डोल्फी 1950 में, रेड का नाम आता है इसमें बेसिकली 1950 में, जब प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अनुमान लगाते हैं तब हम डेल्फी प्रविधि का प्रयोग करते हैं। बुद्धिमत्ता, अच्छा ये इससे मैच होगा। बुद्धिमत्ता विचारधारा मंथन की बात करेंगे तो बुद्धिशीलता और विचार का मंथन के उत्पन्न और किसी विशेष वाणिज्य तकनीकी का संसाधन के लिए हल करने के लिए ज्ञान को साझा किया जाता है इसमें। तो एलेक्स ओल्सबर्न द्वारा सन 1953 में किया गया था, 1953 में। अप्लाइड इमेजिनेशंस एक पुस्तक लिखा था, उस किताब में ये बातें कही गई थी। तो ऑप्शन देखेंगे आपका जो मिलेगा यहाँ पे 3A, आपका ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, मैच करेगा बी से। अनुभवजन्य शोध, अनुभवजन्य शोध क्षेत्र आधारित आंकड़े होता है। वस्तुनिष्ठता पूर्वाग्रह मुक्त होगा। तथ्य अनुभाविक साक्ष्य होता है। विषय निष्ठता व्यक्तिगत अभिकथन होता है। मैच कर दीजिए, पहले का 3, दूसरे का 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करिए, क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने।
अगस्ट काम्टे ने समाज के ब्रह्म विज्ञानी तत्वमीमांसा प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात किया है। 3 तत्व थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के अस्तित्व के लिए संघर्ष को आवश्यक बना दिया। सही है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का निर्धारात्मक और एकल कारक सिद्धांत दिया है। बेबलेन ने पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन के लाने के लिए दूरगामी भूमिका को निभाया है। ये तो सीधा सीधा मैच कर रहा है भाई। आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका पहला में लिखा हुआ है, यही करेक्ट है। अवधारणा बताइए। संगोत्रा की श्रेणी। मर्डक सर। ओके 2 सर, एक का 2। ओके ठीक है, मर्डक, रॉबर्ट मर्डक। ठीक है। क्योंकि संस्कृतिकरण सर एसएम श्रीनिवास से मैच कर रहा है, सी से 4 कर रहा है। ओके तो ओके 4 के सेकंड ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है। देखो, जॉर्ज मर्डक ने विश्व संस्कृति की जो एटलस है, विश्व संस्कृतियों का एटलस, इसी के द्वारा दिया गया था। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। सर जीवन संभावना। जीवन जीवन संभावना संभावना। सर, वेरी इसका गुड फर्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और संस्कृतिकरण तो बहुत सरल है। कि वो सर श्रीनिवास। श्रीनिवास। लिटिल कम्युनिटी। रॉबर्ट रिटफोल्ड। हाँ ठीक है, सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर 1 का 2, 1 का 1, 1 2, 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। दिवस बताइए। 2 दिसंबर। दो दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता दिवस मनाया जाता है, दास्ता उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को निशक्त दिवस। 5 सितंबर आर्थिक और सामाजिक विकास। 5 दिसंबर है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस सर। शिक्षक दिवस। 9 दिसंबर एक राष्ट्रीय बालिका दिवस। सही है, मिला दीजिए। 4 3 2 1 शनि सर। 1। ओके, 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। अब बाकी आप लोग ना इसको करिएगा सभी लोग, ठीक है। इस गद्यांश को आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है ना। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों से। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।